तो सबको एक साइड ले आते हैं तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 0.8 इंटू 0.8 अपॉन ये सब नीचे में आएगा तो 2 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं -0.8 इंटू 0.8 और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे 2 इंटू 20 और ये जो 10 की पावर -2 है इसको ऊपर में हम 100 लिख सकते हैं। ऑब्वियस बात है ऊपर में चला जाएगा ये, और अगर इस दो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में भी ये 100 आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 से इसको हम कट करेंगे तो 4 से ये कट हो जाएगा, यानी कि 4 आएगा। फिर इसको 2 से कट करेंगे तो ये कितना 10 आ जाएगा, और इसके बाद हम लिखेंगे कितना 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 हो गया, 16 अपॉन 10 कितना हो गया 1.6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका यहाँ पे कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको जो है वो यहीं तक ही पहुंचना था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि उनसे जो है वो फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, स्पेशली जो 10th से 11th में अभी नए नए 11th में आए हैं, तो उनको जो है वो फिजिक्स काफ़ी टफ लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्कूली लेवल पे उन्होंने इतने लेवल के क्वेश्चंस किए नहीं होते हैं, और अचानक से उसको 11th में जो है ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो टफ तो लगेगा ही, पर आपको अटेम्प्ट फिर भी करना है और घबराना नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें जो है आपको समझ में आएगी, एक साथ नहीं आने वाली है। बाकी मैं कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ, और जब मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो फिजिक्स के ऑलरेडी कर रखे हैं, तो मैं कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ आपको मैं अपना तरीका जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये तो रहा एस.सी. वर्मा सर का ही एक बुक ले लेते हैं, बाकी ये 11th का ही एक पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि 11th के स्टूडेंट को ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि उसे फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं। तो मैं कोई एक चैप्टर्स ले लेता हूँ स्टार्टिंग के, तो ये चैप्टर्स में काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं काइनेमेटिक्स में, तो मैं इनको यहाँ से साइड कर देता हूँ। और ये फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन को ले ले, तो नहीं फ्रिक्शन को नहीं, चलो सेंटर ऑफ मास का ही क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का ये वाले पार्ट हटा देते हैं, और ये बाकी सारे जो इसके पार्ट है इसको साइड कर देते हैं, और इसी में से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है, और आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये कुछ इस तरीके से एस.सी. वर्मा सर की जो बुक है इनमें कुछ इस तरीके से थ्योरी दिया गया होता है। थ्योरी तो बेहतरीन है, अगर आप 11th में हैं तो आपके पास ये होना ही चाहिए। बहुत सस्ती बुक है, 300-400 रुपये में मिल जाती है, इतने अच्छे क्वालिटी का बुक जो है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ से जो है ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, और इसी में से कोई क्वेश्चंस जो है वो हम ले लेते हैं। तो ये वाले, चलो ये वाले जो डायग्राम है ये वीवीआईपी लगा हुआ है, और क्वेश्चंस भी थोड़ा अच्छे खासे दिख रहा है, तो इसी को जो है हम अटेम्प्ट करते हैं साथ में मिलके। तो ये मेरा नोटबुक है, यहाँ से एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चंस में दिया क्या गया है। तो चलो क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस को आपको, क्योंकि आप अभी 11th में हो, देखो आप बहुत तेज भागोगे तो फिर गिरोगे, बहुत तेज गिरोगे, तो इसीलिए जो है आपको बहुत धीरे धीरे, हो सकता है कि दिन में 4 क्वेश्चन ही आपसे लगे, 5 क्वेश्चन ही लगे, तो उतने ही क्वेश्चंस लगाओ, पर एकदम धीरे धीरे लगाओ और समझ के लगाओ, ताकि आपका जो है एक बेस अच्छे से क्रिएट हो। तो चलो 42 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है, a bullet of mass 20 gram is traveling horizontally with a speed of 500 meter per second passes through a wooden block of mass 10 kg initially at rest on a level surface। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, बहुत अच्छी बात है कि डायग्राम भी दे रखा है। तो ये बुलेट है और इसका मास जो है वो 20 ग्राम है, और ये इसका स्पीड जो है वो 500 मीटर है, और ये इस तरफ जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही दिया गया है, और उसी के यानी कि उसी के सामने एक वुडन ब्लॉक रखा गया है, और जिसका जो मास है वो 10 केजी का है। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन समझ लिया सरफेस तक। अब इससे आगे आपको वापस से क्वेश्चन को समझना है, आगे क्या दिया गया है। द बुलेट इमर्जेज विथ अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड द ब्लॉक स्लाइड 20 सेंटीमीटर ऑन द सरफेस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, बुलेट यहाँ से चल रही है, और जैसे जैसे इसके करीब जाएगी यहाँ पे इसको कोलिजन करेगा, तो कोलिजन करने के बाद ऑब्वियस सी बात है इस ब्लॉक को आगे थोड़ा सा खिसका देगा, और ब्लॉक को आगे खिसकाएगा तो ब्लॉक से कोलिजन करने के बाद ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो वही बता रहा है कि ये जो बुलेट है इस ब्लॉक से कोलिजन करता है, और इसके बाद इसको इमर्ज करके बाहर भी निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद इसकी स्पीड जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और ब्लॉक जो है वो 20 सेंटीमीटर तक, ये देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर तक यहाँ से हट करके यहाँ कुछ आगे 20 सेंटीमीटर तक आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है फाइंड द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस
सरफेस, यानी कि फ्रिक्शन जो है उसका वैल्यू कितना होगा, ये वाले जो सरफेस है और ये वाले जो ब्लॉक है, यानी कि इस पॉइंट पे फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा वो आपको बताना है। तो मैं कैसे सोचूंगा कि मुझे इतने सारे डेटा दिया गया है, तो इतने सारे डेटा से मैं कैसे जो है वो फ्रिक्शन तक पहुंचूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम को एज इट इज अपने कॉपी पे उतार लूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से जो है आपको एक सरफेस दिया गया है, और इस सरफेस पे जो है एक ब्लॉक रखा गया है, और इस ब्लॉक का जो मास है वो 10 kg दिया गया है, और इधर से एक जो है वो बुलेट आ रहा है, ये बुलेट है, और ये बुलेट जो है वो 500 मीटर से आ रहा है। आपको समझाने के लिए मैं वन स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, पर मैं करूँगा तो इतने सारे नहीं करने वाला हूँ, इतना सारा डायग्राम। मैं डायग्राम को देखूंगा और कैलकुलेशन करूंगा। तो यहाँ पे इसका जो मास है वो 20 ग्राम दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस में। पर 20 ग्राम है, आपको हमेशा यूनिट में लिखना होता है। तो 20 ग्राम को अगर आप केजी में चेंज करेंगे, जो कि केजी में इसका यूनिट होता है, तो 20 इंटू 10⁻³ आपको यहाँ पे लिख लेना है। और इनिशियली यू इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये रेस्ट पे है। तो ये क्या है, केस 1 है ये, ठीक है, और केस 1 है। और जो इसका जो यहाँ से एक और डायग्राम बनेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये इस बुलेट को कोलिजन करने से पहले का डायग्राम है। और अगर हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं जब कोलिजन हो जाता है, तो कोलिजन होने के बाद ये ब्लॉक जो है 20 सेंटीमीटर तक आगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 20 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, और इसका मास तो 10 kg ही रहेगा, ठीक है। और इसमें कुछ ना कुछ जो है वो वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं v2 डैश मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी कुछ आ जाएगा। और बुलेट जो है, ये बुलेट केस 2 में टकराने के बाद बुलेट का वेलोसिटी जो है वो 500 है, कितना दिया गया है, हाँ 100 मीटर पर सेकेंड जो है इसका वेलोसिटी हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको v1 मान लेते हैं, ठीक है, v1 इनिशियल, और इसके बाद यहाँ पे हम v2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये वाले वेलोसिटी जो है वो v2 इनिशियल, इसके बाद ये वाले जो बुलेट है यहाँ पे v1 माने थे, तो इसके बाद यहाँ पे इसके ये v1 डैश मान लेते हैं, ठीक है। और ये v2 था तो ब्लॉक का, तो ये v2 डैश आफ्टर कोलिजन है, ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन है, जो कि हमको क्वेश्चन से पढ़ के समझ में आया है। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये डायग्राम ही चीज़ें कहते हैं ना कि 100 वर्ड इज इक्वल टू एक डायग्राम होता है। एक आपने डायग्राम बना दिया तो वो 100 वर्ड्स को डिफाइन कर सकता है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे समझ में आ गई। अब हमको यहाँ पे जो है वो फ्रिक्शन का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑब्वियस बात है मैंने यहाँ पे ये वाले डायग्राम जो है वो नहीं बनाया है, तो मैं इसको यहाँ से बना लेता हूँ। और फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे कितना लगेगा वही आपसे पूछा है। तो फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू वाट पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो फ्रिक्शन का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम यही वाले फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि आपको हमेशा क्लासरूम में बताया जाता है और ध्यान में भी रखना होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल फोर्स ma होता है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू mg होता है, और ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप ma इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तीनों आपस में बराबर है तो आप क्या लिख सकते हैं, ma इज इक्वल टू म्यू mg, तो m से m कट गया, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जी हो जाएगा। और यहाँ से अगर म्यू का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A/G हो जाएगा। इस वाले को आपको हमेशा ध्यान रखना है, पूरे मैकेनिक्स में आपको हमेशा ही ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं। तो आपको निकाल देखो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को देख करके डायग्राम बना लिया, इसके बाद हमको निकालना म्यू था, तो हमने म्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया कि म्यू जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है मैकेनिक्स में, तो A/G से रिलेटेड होता है। तो कुछ भी करके जी तो ऑब्वियस बात है ये कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू जो होता है वो 9.8 होता है, या फिर कैलकुलेशन के लिए हम 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सब कुछ आपको पता है, बस किसी तरीके से ए का वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो आपका जो है म्यू का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ए का वैल्यू ही आपको इस टोटल डायग्राम से जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे v1 v2 v1 डैश v2 डैश देख करके आपको समझ में क्या आ रहा है, ये जो टोटल ब्लॉक सिस्टम है इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ना तो इसको कोई धक्का दे रहा है, ना कोई इसको पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये आपस में ही टकरा रहा है और आपस में ही जो वेलोसिटी है वो एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि यूँ कहे कि एक्सटर्नल फोर्स इस पे 0 है। और जब कभी भी एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, एक्सटर्नल फोर्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होता है, ठीक है, समेशन भी यहाँ पे लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू अगर 0 है
तो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। आपको लीनियर यहाँ पे लिखना जरूरी है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है। और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। यहाँ से ये वाला फॉर्मूला जो है आपको हमेशा याद रखना होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के केस में। आपको थ्योरी में इस वाले बुक में भी लिखा मिल जाएगा, और सेंटर ऑफ मास का कहीं भी कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पहला फॉर्मूला यही करवाया जाता है। तो चलिए इस फॉर्मूला को सॉल्व करके देखते हैं, और हमको ए से रिलेटेड कुछ चीजें मिलता है कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल हमको पहुंचना ए पे है कि ए फाइंड करना है। ठीक है, तो m1 कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियस बात है m1 जो है वो ये हो जाएगा, और m2 जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो m1 कितना है, m1 दिया हुआ है 20 इंटू 10 की पावर -3, और v1 कितना दिया हुआ है, v1 का वैल्यू इनिशियली कितने मीटर पर सेकंड से आ रहा था, तो 500 से आ रहा था। इसके बाद m2 किसका है, 10 kg है, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। v2 क्या है, इनिशियली ब्लॉक 0 यानी कि रेस्ट पे था, तो ये 0 हो जाएगा। फिर m1 क्या है, तो m1 वही हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -3, और v1 डैश क्या है, तो मैंने यहाँ बताया था जो कोलिजन के बाद बुलेट का जो वेलोसिटी है वो 100 हो गया था, तो यहाँ पे v1 डैश जो है वो 100 हो जाएगा, प्लस m2 क्या है, ब्लॉक है, तो m2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे इसको 10 लिख लेंगे। और v2 डैश क्या है, तो v2 डैश ही आपको जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखने का पीछे की वजह भी हमको यही था कि हमको किसी तरीके से v2 डैश का जो है वो पता चल जाए, क्योंकि v2 डैश जैसे पता चलेगा तो इस ब्लॉक के बीच का हमको डिस्टेंस भी पता है, तो हम काइनेमेटिक्स से कुछ ना कुछ जो है ए को फाइंड करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 20 इंटू 10 की पावर में -3 लिखा हुआ, तो इसको 1/1000 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, और इंटू 500 है, और प्लस 10 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं। और अगेन हम यहाँ पे 20 इंटू 1/1000 लिख लेंगे, और यहाँ से ये 100 है, और प्लस 10 v2 डैश को यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 v2 डैश लिख लेंगे। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि क्वेश्चंस को आखिर अटेम्प्ट कैसे करना है, और टफ क्वेश्चन से भी नहीं डरने होते अगर आप बहुत स्लोली जा रहे हैं तो, और धीरे धीरे आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी, आपने बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा, इसके बाद आपको ये 0 से ये 0 जाएगा, और इक्वल टू में आपको ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा, यहाँ से ये 0 से ये 0 जाएगा। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 बच गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये सब कट गया तो 2 बच जाएगा, प्लस 10, और ये 10 v2 डैश हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 v2 डैश हो जाएगा। तो यहाँ से v2 डैश जो है वो कितना हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कोलिजन के बाद जो ब्लॉक का वेलोसिटी हो गया वो कितना हो गया, 0.8 मीटर पर सेकेंड से ब्लॉक जो है वो आगे जा रहा है। ठीक है, और आगे जाने के बाद जो है यहाँ पे ये ब्लॉक जो है कुछ और आगे जाता है, यहाँ पे तो ये ब्लॉक पहले से था, ठीक है, कोलिजन के बाद, और कोलिजन के बाद कुछ ये ब्लॉक जो है और आगे जाता है यहाँ तक और रुक जाता है, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है वी फाइनल हम मान लेते हैं, वी फाइनल इसका 0 हो जाता है, और यहाँ से v2 डैश से इसने चलना स्टार्ट किया था, v2 डैश से, और यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो 0.8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो यही जो मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया हुआ था, ये 20 मीटर तक जाने के बाद जो है, सॉरी 20 मीटर नहीं 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर के पास जाने के बाद ये जो है वो रुक जाता है। तो इस हिसाब से ये जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v2 डैश आपको क्या पता चल गया, ये हो गया ब्लॉक सिस्टम के लिए इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि पहले तो ये 0 था, बाकी कोलिजन के बाद इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या हो गया, 0.8 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, और इसके बाद फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक का क्या हो गया, वी फाइनल ऑफ ब्लॉक क्या हो गया, इसको ब्लॉक लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक रुक जा रहा है। और डिस्टेंस की अगर बातें कर ले ब्लॉक का, तो ये कितना मूव किया, 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर जो है वो ट्रेवल किया। तो आपको इनको देख करके, आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस देख करके एक चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए कि आपको पहुंचना है फाइनली कहाँ पे, एक्सेलरेशन पे पहुंचना है। तो आपके दिमाग में काइनेमेटिक्स का जो ये वाला फॉर्मूला है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as जरूर क्लिक कर जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास सब कुछ सामने लिखा हुआ है। तो v स्क्वायर क्या है, मैंने क्या बताया, v फाइनल होता है, तो v फाइनल क्या है, 0 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0.8 का होल स्क्वायर हो गया,
इसके बाद क्या है 2 और ए तो आपको फाइंड करना है और एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 × 10⁻² मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 0 का 0 ही हो जाएगा, माइनस 0.8 × 0.8 इज इक्वल टू 2 इंटू ए और इंटू ये 20 × 10⁻²। तो सबको एक साइड ले आते हैं तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 0.8 × 0.8 अपॉन ये सब नीचे में आएगा तो 2 × 20 × 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 0.8 × 0.8 और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे 2 × 20 और ये जो 10⁻² है इसको ऊपर में हम 100 लिख सकते हैं, ऑब्वियस बात है ऊपर में चला जाएगा ये, और अगर इस दो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में भी ये 100 आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 से इसको हम कट करेंगे तो 4 से ये कट हो जाएगा, यानी कि 4 आएगा, फिर इसको 2 से कट करेंगे तो ये कितना 10 आ जाएगा, और इसके बाद हम लिखेंगे कितना 8 × 2 कितना हो गया 16 हो गया, 16/10 कितना हो गया 1.6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका यहाँ पे कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको जो है वो यहीं तक ही पहुंचना था। तो आपको निकालना है क्या, म्यू निकालना है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू ए अपॉन जी होता है, और ए का वैल्यू आपने कितना फाइंड कर लिया 1.6 फाइंड कर लिया, और जी का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, कुछ नहीं दिया गया होता है जी के बारे में, तो आपको 10 ही लेना होता है, तो ये एक पॉइंट और पीछे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.16 हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू आपका कितना हो गया 0.16 जो है म्यू का वैल्यू आ जाएगा, और यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स के प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, और ये जो है मैंने 42 नंबर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, और 42 नंबर क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। तो 42 नंबर ये देख सकते हैं 0.16 इसका जो है आंसर है, और 0.16 ही हमारा भी यहाँ पे आंसर आया है। तो इस तरीके से आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये डायग्राम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो आप खुद से इमेजिनेशन करना कि जो है वो कोलिजन कैसे हो रहा है, कोलिजन के बाद का सिचुएशन कैसे होगा, दिमाग पे जोर डालोगे तो आपका ही दिमाग जो है वो डेवलप करेगा, जो कि आगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। और जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत बिल्ड हो जाता है, तो क्वेश्चंस जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक मेथड नहीं, आपके दिमाग में कई मेथड चल रहा होता है कि इस क्वेश्चंस को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया और हमारा v2 यानी कि ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो हमको पता चल गया, तो ब्लॉक का वेलोसिटी पता चलने के बाद हमको फाइनल जो है वो पहुंचना था, यानी कि ए निकालना था। तो ये तो है मैंने काइनेमेटिक्स से किया हुआ था, ठीक है, यानी कि काइनेमेटिक्स से। इसके साथ साथ हमारे दिमाग में एक और कंसेप्ट जो है वो चल गया कि अगर हमको v2 पता चल गया तो हम जो है इस क्वेश्चंस को हम वर्क पावर एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको सामने ही सब कुछ दिख जाए। तो ये वाले जो है मैंने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था और यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद हमको वर्क पावर एनर्जी से इसको सॉल्व करना है। तो वर्क पावर एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन बाय टोटल फोर्स होता है, यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं। वर्क डन बाय टोटल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। वर्क डन बाय टोटल फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स होता है, प्लस वर्क डन बाय क्या होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होता है। इसके बाद वर्क डन बाय क्या होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है, यानी कि mg होता है। इतने ही फोर्स जो होता है, एक्सटर्नल कोई और फोर्स है तो वो लगा सकते हैं, पर नॉर्मली 3 फोर्स ही होता है। इसके बाद क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है। वर्क पावर एनर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं वीवीआई लिख देता हूँ, आप जरूर ये क्लास में आपके पढ़ाया जाए तो इसको ध्यान से पढ़ना। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, मैं एक ब्लॉक सिस्टम ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये 10 kg का था ना, यहाँ पे 10 kg भी लिख लेते हैं ब्लॉक का। तो यहाँ पे आपको ये नॉर्मल लगता है, यहाँ पे ये mg लगता है, और यहाँ पे जो है ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ब्लॉक जो है वो इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इधर लगेगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर होता है, आपने ये वाले फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ डॉट डी आर होता है वर्क डन। और इसके बाद वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लग रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ये भी 0 हो जाएगा। के फाइनल क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रुक जा रहा है, तो रुकने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस के इनिशियल क्या होगा, हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसके बाद यहाँ पे हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एम जी, है ना, यहाँ पे म्यू एम जी होता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। इसके बाद डी आर का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻2 दिया हुआ है। और इसके बाद इस डॉट को हटाते हैं तो क्या होता है, कॉस थीटा आता है। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और इसके बाद फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री पे कॉस क्या होता है, -1 होता है, यानी कि निगेटिव हो जाएगा। तो ये ओवरऑल साइन जो है आपको निगेटिव दे देगा। और इसके बाद -12mv स्क्वायर हो जाएगा। निगेटिव निगेटिव ये वाला जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद m दोनों के लिए सेम रहेगा, तो m से m भी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू जी हो जाएगा। और यहाँ से 20 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। और यहाँ से हाफ v इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमको म्यू का वैल्यू फाइंड करना है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये था ही। इसके बाद v इनिशियल का स्क्वायर, तो v इनिशियल का स्क्वायर अपॉन ये सारा चीज़ें जो है वो अपॉन में आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 और इंटू ये जी भी यहाँ से चलो इसी स्टेप में ले लेते हैं जी को नीचे, तो हमने जी को नीचे ले लिया। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हाफ और यहाँ पे वी इनिशियल का स्क्वायर था, तो वी इनिशियल क्या था, 0.8 आया हुआ था, है ना, वी इनिशियल इसके लिए, क्योंकि वी फाइनली है तो वी इनिशियल क्या हो जाएगा, वी टू डैश ही होगा ना, जो कि 0.8 है, तो 0.8 हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर में। और इसके बाद नीचे में क्या है, 20 इंटू 10⁻⁻2 है, तो ऊपर में हम क्या कर लेंगे, 100 में ले जाएंगे। इसके बाद जी का वैल्यू क्या होता है, 10 आता है। इसके बाद हम यहाँ पे एक ये दो जीरो को हटा देते हैं, तो नीचे में 100 आ जाएगा, तो ये 100 से 100 भी कट गया। इसके बाद ये 2 है, तो ये 4 से जाएगा। इसके बाद फिर से हम इसको 2 से हटाएंगे, तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू ये 8 हो जाएगा, और अपॉन में 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16/100 हो गया। और 16/100 कितना हो जाएगा, 0.16 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको म्यू का वैल्यू यहाँ से कितना पता चल गया, 0.16 पता चल गया, और यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले मेथड से भी 0.16 आया, जो कि मैंने काइनेमेटिक्स से किया, ये काइनेमेटिक्स है। और इसके बाद जो है ये WP है, यानी कि वर्क पावर एनर्जी है। तो दोनों मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, दोनों मेथड से जो है वो सेम आंसर आया हुआ है। तो यही होता है कि अगर आप फिजिक्स को बहुत डीपली और बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका जो है जब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में एक मेथड नहीं, दो मेथड नहीं, कई मेथड चल रहे होते हैं। पर आपको अटेम्प्ट कौन सा करना है, आपके दिमाग में वो फटाफट क्लिक हो जाएगा कि नहीं ये मेथड लंबा जाएगा, ये मेथड ईजी जाएगा, या फिर जिस भी यानी कि जिस भी चैप्टर, जैसे कि ये दूसरा चैप्टर है, इसके बाद ये अलग चैप्टर, तो जो भी चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होता है, आप उस मेथड की तरफ जो है वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मैं अगर एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता, तो मैं ऑब्वियस बात है काइनेमेटिक वाले टॉपिक को सिलेक्ट करता, क्योंकि काइनेमेटिक स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं, तो ये जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। तो इस तरीके से जो है वो फिजिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। तो आई होप कि आपको एक गाइड मिल गया होगा कि आपको फिजिक्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। और स्टार्टिंग लेवल पे जब आप 11th में हैं, या फिर 12th में, या फिर 13th में भी पहली बार तैयारी कर रहे हैं नीट का, तो आपको डरना नहीं है, बस करते जाना है। और आप करते जाएंगे तो आपके लिए भी फिजिक्स जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। बाकी फिर भी कोई भी डाउट आता है फिजिक्स की किसी भी प्रॉब्लम में, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो, आप मेरे से टेलीग्राम पे जरूर मैसेज करना कि आपसे ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है। मैं आपको इंस्टेंट जो है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। मैं खुद से जो है वो सॉल्व करके ऐसे ही कॉपी पेज पे आपको टेलीग्राम पे जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप मेरे से, चाहे वो थ्योरी में डाउट हो या फिर क्वेश्चंस में, चाहे किसी भी बुक का क्वेश्चंस हो, आप जो है मुझे टेलीग्राम पे जरूर टेक्स्ट करें। बाकी कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर नीट एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट में जरूर पूछें, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, बाय बाय।